नमस्कार। जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो दुनिया राख के ढेर पर खड़ी थी। और उस राख से एक सवाल निकला, एक ऐसी दुनिया कैसे बनाई जाए जहां हर इंसान की इज्जत हो, उसके अधिकारों का सम्मान हो। तो आज हम इसी कहानी को समझने वाले हैं कि कैसे यूएन ने यानी संयुक्त राष्ट्र ने ह्यूमन राइट्स की हिफाजत के लिए एक पूरे इंटरनेशनल सिस्टम की बुनियाद रखी। तो साल था 1945। सोचिए, दुनिया ने अभी अभी एक भयानक जंग देखी थी। चारों तरफ बर्बादी थी और सच कहें तो इंसानियत पर से यकीन ही उठ गया था। ऐसे में सबको ये महसूस होने लगा कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा। एक ऐसा सिस्टम बनाना ही होगा ताकि दोबारा कभी ऐसी तबाही न देखनी पड़े। और जानते हैं, इसी जरूरत ने एक ऐतिहासिक कदम को जन्म दिया। जिस साल जंग खत्म हुई उसी साल 51 देश सैन फ्रांसिस्को में एक साथ आए और वहां उन्होंने मिलकर एक दस्तावेज पर साइन किया। और इसी दस्तावेज से जन्म हुआ संयुक्त राष्ट्र का, जिसे हम सब यूनाइटेड नेशंस या यूएन के नाम से जानते हैं। लेकिन देखिए, ये सिर्फ एक और ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बात नहीं थी। नहीं, जो यूएन चार्टर था ना, उसके पन्नों के अंदर एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार का बीज छुपा हुआ था। और वो बीज था मॉडर्न ह्यूमन राइट्स सिस्टम का। जो चार्टर का प्रिएम्बल है, यानी उसकी प्रस्तावना, उसके शब्द कमाल के हैं। वो कहते हैं, मौलिक मानवाधिकारों, इंसान की गरिमा और मर्दों और औरतों के बराबर हक में यकीन की पुष्टि करते हैं। जरा सोचिए, एक दुनिया जो अभी अभी जंग की आग से निकली है, वो अपनी पहली प्राथमिकता बना रही है ह्यूमन राइट्स को। ये दिखाता है कि ये सोच, ये विचार शुरू से ही इसके डीएनए में था। तो सवाल उठता है कि ये यूएन चार्टर है क्या भला? इसे आप आसान भाषा में यूएन का इंटरनेशनल संविधान समझ सकते हैं। ये वो बुनियादी किताब है जिसमें लिखा है कि यूएन क्यों बना, उसके सिद्धांत क्या हैं और वो काम कैसे करेगा। और सुनिए, ये सिर्फ खूबसूरत बातें नहीं थी। चार्टर में बाकायदा इसके लिए नियम बनाए गए थे। आर्टिकल 1 में साफ साफ लिखा था कि यूएन का एक मेन मकसद होगा बिना किसी भेदभाव के सबके लिए ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना। और फिर आर्टिकल 55 ने इस पर एक और मजबूत मोहर लगा दी कि यूएन ये पक्का करेगा कि ह्यूमन राइट्स को दुनिया भर में माना जाए। लेकिन सिर्फ अच्छी अच्छी बातें करना काफी नहीं होता, राइट? इन बड़े बड़े आइडियाज को जमीन पर उतारने के लिए, हकीकत में बदलने के लिए एक टूल चाहिए था, एक औजार। और वो टूल था आर्टिकल 68। याद रखिए इसे, यही वो चाबी थी जिसने ह्यूमन राइट्स पर असली एक्शन का दरवाजा खोला। तो कैसे हुआ ये सब? इसी आर्टिकल 68 का इस्तेमाल करके यूएन ने दुनिया का पहला ऐसा इंटरनेशनल ग्रुप बनाया जिसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन राइट्स पर था। प्रोसेस बड़ा सीधा सा था। देखिए, आर्टिकल 68 ने यूएन की एक काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, शॉर्ट में इकोसॉक, उसको पावर दी। फिर इकोसॉक ने इसी पावर का इस्तेमाल करके ह्यूमन राइट्स के लिए एक खास कमीशन बनाया। और बस 12 फरवरी 1946 को यूएन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स ऑफिशियली बन गया। अच्छा, अब इस नए कमीशन के पास ना दो बहुत बड़े काम थे। पहला काम था रूल मेकर बनना, मतलब ह्यूमन राइट्स पर नए नए इंटरनेशनल कानून और घोषणाएं तैयार करना। और दूसरा काम था वॉचडॉग बनना, मतलब सदस्य देशों पर नजर रखना और जहां भी ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन हो रहा हो उस मुद्दे को उठाना। और ये मत समझिए कि ये कोई बंद कमरे में मीटिंग करने वाली बोरिंग सी कमेटी थी। बिल्कुल नहीं। ये कमीशन बहुत जल्द ह्यूमन राइट्स के लिए एक वाइब्रेंट ग्लोबल स्टेज बन गया। आपको इसकी स्केल का अंदाजा दूं? इसकी जो सालाना मीटिंग जनेवा में होती थी ना, उसमें 3000 से ज्यादा लोग आते थे। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितना बड़ा, कितना जरूरी ग्लोबल इवेंट रहा होगा। तो कौन कौन था इस मीटिंग में? हाँ, मेंबर देश तो थे ही, उनके साथ साथ ऑब्जर्वर देश, एनजीओज यानी नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, और आज़ाद एक्सपर्ट्स और एक्टिविस्ट भी। और ये बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि पहली बार जमीन पर काम करने वाले लोगों की आवाज़ यानी एनजीओज की आवाज़ को एक ऑफिशियल ग्लोबल प्लेटफॉर्म मिल रहा था। और देखिए, ये कमीशन अकेला नहीं था, इसके पीछे एक जबरदस्त सपोर्ट सिस्टम था। इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स और स्पेशल रिपोर्टर्स का एक पूरा का पूरा नेटवर्क, जो दुनिया भर में इस कमीशन की आंखें और कान बने हुए थे। यही लोग थे जो असल में फील्ड में जाकर गहरी रिसर्च करते थे और कमीशन को बताते थे कि जमीनी हकीकत क्या है। चलिए, अब बात करते हैं इस कमीशन की सबसे बड़ी, सबसे फेमस कामयाबी की, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को बनाने की।
इसका रास्ता भी बड़ा साफ था। कमीशन ने एक स्पेशल ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई। इस कमेटी ने ह्यूमन राइट्स पर एक इंटरनेशनल बिल का ड्राफ्ट तैयार किया और फिर वो ऐतिहासिक दिन आया, 10 दिसंबर 1948, जब यूएन जनरल असेंबली ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स यानी यूडीएचआर को अपना लिया। तो सवाल ये है कि आज हम ये सब क्यों जान रहे हैं? इसलिए क्योंकि इसी कमीशन के काम ने वो बुनियाद डाली जिस पर आज का पूरा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स सिस्टम खड़ा है। ये जो कोर्ट है ना, ये पूरी कहानी का निचोड़ है। ये कमीशन एक तरह की लैब थी, एक प्रयोगशाला, जहां इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कानून और उस पर नजर रखने के तरीकों ने शक्लें लेना शुरू किया। वो सारे सिद्धांत, वो सारे तरीके जो आज भी इस्तेमाल होते हैं, वो यहीं पैदा हुए। हाँ, ये बात सही है कि 2006 में इस कमीशन को खत्म करके इसकी जगह ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने ले ली। लेकिन इसका काम बेकार नहीं गया। इसने आज के इंटरनेशनल सिस्टम के लिए वो ब्लूप्रिंट तैयार किया, वो नक्शा बनाया जिस पर चलकर ही आज ह्यूमन राइट्स की हिफाजत का काम होता है। और ये सब हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। एक ऐसा सवाल जो तब भी जरूरी था और आज भी उतना ही जरूरी है। क्या ह्यूमन राइट्स के ये महान इंटरनेशनल विचार वाकई में तब तक असरदार हो सकते हैं जब उनकी टक्कर अलग-अलग देशों के ताकतवर नेशनल इंटरेस्ट यानी राष्ट्रीय हितों से होती है?